ओके फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बात करेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कुछ लोग 12th में पढ़ चुके होंगे। जिनको क्लियर है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, और जिनको क्लियर नहीं है, जो अभी 11th में हो, जिनको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से डर लग रहा है कि कैसे हो जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है इसमें, तो वो लोग इस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है। तो अब अगर इसको अटेम्प्ट कैसे करना, आखिर क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस जो अपने पास सीरीज है, तो इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो आई बटन में है, उसमें जा करके देख सकते हो। और या फिर हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफ कर देते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्वेश्चंस। ठीक है। बट क्वेश्चंस को ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखना है, सॉल्यूशन देखना है और सिनेमा की तरह आगे बढ़ते जाना है, वैसा नहीं। क्वेश्चन देखना है, उसको अटेम्प्ट करने का कोशिश करना है। कहीं पर अगर उसमें प्रॉब्लम लग रहा है कि हाँ इसमें थ्योरी कहीं कॉन्सेप्ट ढीला है, तो कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो हम भी बताएंगे अपने सॉल्यूशन के साथ। बट अगर बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट ढीला लग रहा है, तो फिर उसके लिए बुक देखना है। मेरा भी बुक देख सकते हो उसमें, या फिर यूट्यूब का ही मेरा कोर्स है क्विक थ्योरी रिवीजन करके, या फिर फुल डिटेल्ड कोर्स, इन सबको विजिट कर सकते हो। ये सब के बारे में वीडियो के एंड में बताएंगे। ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में मोस्टली जितना टाइप का क्वेश्चंस होता है, उसको हम लोग इस वीडियो के थ्रू कवर अप करने का कोशिश करेंगे। जिसमें से अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स एल एन एक्स। ठीक है। एल एन एक्स का मतलब लॉग एक्स विथ बेस ई, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है। तो इसका ये जो फंक्शन y का दिया हुआ है, इसमें अपने को dy बाई डी एक्स निकाल के बताना है। ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके कोशिश करो। ओके। अब इसमें जैसे dy बाई डी एक्स अगर निकालना था, ये तो तीन फंक्शन अलग अलग है मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है। हम जानते हैं दो फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, तो उसका रूल हम अपने को पता है। कैसे? जैसे अगर u पर u और v दोनों ही x का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा, एक बारी u को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब बाहर निकाल लेंगे कांस्टेंट मान करके, और v को डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस ऐसा ही v को कांस्टेंट मान लेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। तो ये u इंटू वी का हो गया। बट अगर यहीं पर तीन फंक्शन रहे, तो तीन फंक्शन के केस में क्या करते हैं, d u इंटू वी इंटू डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और बाकी दोनों को बाहर रखना है। जैसे u को डिफरेंशिएट किए तो v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, प्लस v को डिफरेंशिएट किए तो u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस w को डिफरेंशिएट किए तो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ऐसा ही अपना तीन फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। अब किसी को डाउट लग रहा होगा, सर ये कहानी आया कहां से, तो उसको भी हम देख सकते हैं। जैसे अपने पास तीन फंक्शन था, डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू बाई डी एक्स, तो हम लोग u इंटू वी को पहले एक फंक्शन कुछ अलग p मान लेते हैं। ठीक है। तो अब उसका डिफरेंशिएशन u इंटू वी को अगर एक अलग फंक्शन मान लिया, तो ये तो दो फंक्शन वाला टर्म बन गया ना, p इंटू वी। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक बारी p को कांस्टेंट रखेंगे और v को डिफरेंशिएट कर देंगे, और एक बार हम लोग v को कांस्टेंट रखेंगे और p को डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है। अब यहां पर अपने पास फिर से ये तो u इंटू वी वाला फंक्शन आ गया। तो अब इसको तो हम फिर से वैसा लिख सकते हैं, u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ये टर्म तो वैसा ही रह गया, और प्लस w इंटू डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, वो तो हम लोग जानते ही हैं, u इंटू डी वी बाई डी एक्स। u को कांस्टेंट किया, v को डिफरेंशिएट किया, फिर v को कांस्टेंट किया, u को डिफरेंशिएट किया। ठीक है। तो अब जब इसको पूरा w को पूरे अंदर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, प्लस u इंटू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स, प्लस v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स। और ये यही वाला कहानी तो दिख रहा है अपने को। ठीक है। तो ये जो दो वाला है, उसी से हम लोग तीन वाला निकालें, और ऐसे ही अगर चार हो जाए तो सिंपली अब हम लोग याद कर सकते हैं, u v w p अगर ऐसा आ जाए चार फंक्शन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, u को डिफरेंशिएट किया, बाकी v w p को बाहर निकाल लिया, फिर वैसा ही चार टर्म इसमें
आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, dy बाई डी एक्स निकालना है ये फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हेयर dy बाई डी एक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल एक्स साइन एक्स को कांस्टेंट रखेंगे, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स। एल एन एक्स का वन बाई एक्स होता है, ये ध्यान रखना। अगर लॉग एक्स दिया हुआ है, बेस ई नहीं है, अगर बेस कुछ और है, 10 है, 2 है, तो उसको पहले बेस ई में कन्वर्ट करेंगे। फिर ये ध्यान रखना अपने को कि बेस ई वाले का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, वन बाई एक्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लस, फिर लास्ट वाले को डिफरेंशिएट कर चुके हैं, फिर साइन एक्स को कर लेते हैं। तो एक्स एल एन एक्स इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ये साइन कॉस इन सब का याद रखना बेसिक, साइन एक्स का कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ऐसा ही करके tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, वैसा ही करके सब याद रखना वो सब। ठीक है, हाँ अगर tan एक्स का याद नहीं है तो वो हम लोग निकाल भी सकते हैं, डिवीजन वाला फॉर्मूला u बाई वी, tan एक्स का क्या होगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स लिख सकते हैं उसको, और फिर वहां से हम लोग tan एक्स का निकाल सकते हैं, tan एक्स को साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर u बाई वी वाला फंक्शन लगा देंगे, फॉर्मूला डिवीजन वाला। अगर डिवीजन वाला फॉर्मूला नहीं पता तो उसको भी एक बार जाकर के विजिट कर लेंगे। ठीक है, और डिवीजन वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि u इंटू वी रेस टू माइनस वन, और फिर v रेस टू माइनस वन को चेन रूल से, जैसे यहाँ पर dv बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख लिया ना, तो यहाँ पर dv बाई डी नहीं लिख पाएंगे, dv रेस टू माइनस वन को पहले dv के रेस्पेक्ट में, फिर इंटू dv बाई डी एक्स। तो ये वाला टर्म थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा, ये वाला टर्म v रेस टू माइनस वन इंटू डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस टर्म को फिर से हम लोग v रेस टू माइनस वन का डिफरेंशिएशन करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर अपने पास हो जाएगा ये। ठीक है, तो अब यहां पर साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, ये दूसरा वाला टर्म को हम लोग मान चुके थे, प्लस अब फर्स्ट टर्म एक्स का डिफरेंशिएशन, तो यहां से साइन एक्स इंटू एल एन एक्स इंटू एक्स की पावर वन, ऐसा नहीं लिखना डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स डी एक्स को काट दिए हो गया खत्म वन, वैसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि डी बाई डी एक्स जो है वो क्या है, एक ऑपरेटर है, उसको हम लोग जैसे ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि साइन एक्स जो है वो अपने पास साइन 30 के इक्वल अगर है तो एक्स जो है वो 30 डिग्री के इक्वल है, साइन साइन को दोनों साइड से काट दी, वैसा नहीं बोलना। एक्स 30 के इक्वल भी हो सकता है, एक्स 150 डिग्री के भी इक्वल हो सकता है, क्योंकि साइन 30 डिग्री क्या होता है, हाफ होता है, और हम लोग जानते हैं साइन एक्स इक्वल्स टू हाफ, यानी कि एक्स कितना हो सकता है, 150 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो dx को यहाँ से कट नहीं करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू वन का डिफरेंशिएशन, तो वन इंटू एक्स रेस टू जीरो, तो एक्स रेस टू जीरो भी क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो यहां से आ गया अपने पास dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक ऑपरेटर है, ये हमेशा ध्यान रखना, इक्वल साइन एक्स प्लस एक्स एल एन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एल एन एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया, जो कि अपने पास क्वेश्चन में पूछ रहा था। इसमें हम लोग बेसिकली मल्टीप्लिकेशन रूल को हम लोग सीखने की कोशिश किए कि उसको अप्लाई आखिर कैसे करते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ अब यही तो बताएं, क्विक रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है, तो अब इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला देख लिया, अब अगर डिवीजन वाला रिकॉल नहीं हो पा रहा तो उसको एक बार जा करके रिविजिट कर लेना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, फाइंड डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फॉर वाई इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस वन रेस टू माइनस टू। ठीक है, अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर निकालना है अपने को, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बेसिकली होता क्या है वो पहले सीख लेते हैं। ठीक है, आता होगा, अगर नहीं आता है तो वो हम बता देते हैं। ये होता है जैसे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो इसमें क्या है, वाई को डबल डिफरेंशिएट, यानी एक बार डिफरेंशिएट किए डी वाई बाई डी एक्स, जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी एक फंक्शन आएगा, उसको फिर से x के रेस्पेक्ट में एक बारी और डिफरेंशिएट कर देना, तब जाकर के मेरा हो गया, यही हो गया मेरा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें वही निकालना है, मतलब इसको बेसिकली ये जो फंक्शन है उसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, कोशिश करके देखो, पॉज करके। ओके, अब इसमें अगर इसको दो बार डिफरेंशिएट करना तो पहले एक बार कर लेते हैं, फिर दोबारा कर लेंगे। ठीक है, तो अगर dy बाई डी एक्स देखा जाए यहां से, तो dy बाई डी एक्स
इक्वल्स डी ऑफ 3x प्लस 1 रेज टू माइनस 2 बाई, अब इसको डायरेक्टली हम x के रेस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा गंदा सा फंक्शन है। अब या हम अपने को इतना पता है कि x रेज टू n का डिफरेंशिएशन हम इजिली कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा का पूरा जो टर्म है इसको हम y मान ले तो ये y रेज टू माइनस 2 हो गया। तो इसको हम किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं? इसको y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो ये हो गया, इसको सबसे पहले y के रेस्पेक्ट में, फिर इनटू डी ऑफ 3x प्लस 1 डिवाइडेड बाई dx। ठीक है, तो ये अपने पास इसी को बोलते हैं हम लोग चेन रूल। जब जैसे मान लेते हैं कि z है, z कोई फंक्शन ऑफ y दिया हुआ है, ठीक है, और y कोई फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है। अब z को हमको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो हम z को डायरेक्टली x के रेस्पेक्ट में तो नहीं कर सकते, बट हाँ z को y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि z एक फंक्शन ऑफ y है। तो z को y के रेस्पेक्ट में कर लिए, फिर दोबारा में y को हम, चूंकि y फंक्शन ऑफ x था तो y को हम x के रेस्पेक्ट में कर लिया। ठीक है, तो उसी को चेन रूल बोलते हैं, यहां पर भी उसी का हम लोग यूज किए। ठीक है, तो यहां से हो गया विच इज इक्वल्स टू y रेज टू माइनस 2 का क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू y रेज टू माइनस 2 माइनस 1 x रेज टू n का nx रेज टू n माइनस 1। ये सब अपने को याद रखना है। ठीक है, कुछ बेसिक जो डिफरेंशिएशंस है वो याद रखना है। और ये बेसिक डिफरेंशिएशंस आखिर आया कहां से है, मतलब इसका बेसिक मेथड क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है वो 3x स्क्वायर कहां से आया, इसको जानने के लिए थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हो या फिर फुल डिटेल कोर्स को रेफर कर सकते हो या बुक भी देख सकते हो। ठीक है, हर जगह ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये माइनस 2 इंटू 3x प्लस 1 रेज टू माइनस 3 हो गया, इंटू अब 3x प्लस 1 का, तो 3x को अलग 1 को अलग हम कर लेते हैं। u प्लस वी में क्या होता है, u को डिफरेंशिएट कर लिया, v को डिफरेंशिएट कर लिया, जो रिजल्ट आया दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां से 3x का डिफरेंशिएशन, तो 3x का डिफरेंशिएशन में 3 कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से हो गया 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो 3x प्लस 1 का, 3x में x का 1 इंटू 3। ठीक है, तो 3 इंटू 1 प्लस 0। ठीक है, तो यह आ गया अपने पास विच इज इक्वल टू माइनस 6, यहां से 3 आ गया तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 इंटू 3x प्लस 1 रेज टू माइनस 3। ठीक है, ये dy बाई डी एक्स आ गया। अब अपने को अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना है तो फिर से ये जो टर्म आया है इसका फिर से डिफरेंशिएशन, अब माइनस 6 तो कांस्टेंट था, इसको बाहर कर लिया। ठीक है, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x प्लस 1 रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई, अब ये 3x प्लस 1 रेज टू माइनस 3 को किसके रेस्पेक्ट में कर सकते हैं हम लोग, इसको फिर से यही वाला तो कहानी है, तो फिर से इसको 3x प्लस 1 के रेस्पेक्ट में और इंटू 3x प्लस 1 को किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट, क्योंकि फाइनली अपने को क्या चाहिए था, फाइनली अपने को चाहिए था d 3x प्लस 1 की पावर माइनस 3 बाई डी एक्स, तो ये दोनों कट जाएगा। अभी सीखा बेटा, ये डिफरेंशिएशन को इसे काटते नहीं है, हाँ ये कटेगा, कैसे कटेगा, जब ये डेल्टा डेल्टा के फॉर्म में रहेगा छोटा छोटा, तब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं और वहीं से इसको हम लिखते हैं। ठीक, वो आगे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसको। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 की पावर माइनस 4 x रेज टू n का। ठीक है, इंटू 3x प्लस 1 का फिर से क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर किए थे, तो 3x प्लस 1 का इंटू 3, तो विच इज इक्वल टू 339,654 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 54 इंटू 3x प्लस 1 की पावर माइनस 4। ठीक है, तो अपने पास जो पूछ रहा था d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू यही हो जाएगा 54 इंटू 3x प्लस 1 की पावर माइनस 4। इसके थ्रू हम लोग चेन रूल सीखे कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, एडिशन वाला सीख लिया हम लोग, ये भी जाने कि ऐसे डायरेक्टली नहीं काट सकते चेन रूल में। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्टली काट नहीं सकते, हाँ हालांकि ये फाइनली उसी के इक्वल है, बट काट करके लिखना नहीं, एग्जाम ऐसा नहीं करना कि खच खच काट दिए इक्वल उसके लिख दिए। ठीक है, चलो इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है
कि इफ z इक्वल्स टू एक फंक्शन दिया है x का एंड y इक्वल्स टू भी एक फंक्शन दिया है x का, देन फाइंड dz बाई dy एट x इक्वल्स टू, dz बाई dy का वैल्यू निकालना है एट x इक्वल्स टू z एक फंक्शन x का y एक फंक्शन x का। आंसर अपने पास दिया हुआ है ताकि हम लोग मैच कर सके उसको। तो इसको हम लोग पॉज करके एक बार ट्राई देते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है। ओके तो अब इसमें अगर देखा जाए तो z अपने पास दिया है, y दिया है एज ए फंक्शन ऑफ x है बट, और अपने को यहाँ पर निकालना है dz बाई dy। तो x का फंक्शन दिया है, निकालना जब है dz बाई dy, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं dz बाई dy को ऐसा भी लिखा जा सकता है इक्वल्स dz बाई dx अपॉन dy बाई dx, और dx dx तो यहाँ से कट जाएगा। एक्चुअली dx dx नहीं कटता है, dx dx को कभी काटना भी नहीं है, वो मतलब मैथमेटिकल एरर हो जाएगा, क्योंकि d बाई dx जो है वो एक ऑपरेटर है जो कि यहाँ पर किस पर लगा हुआ है, z पर लगा हुआ है, और यहाँ पर वो ऑपरेटर y पर काम कर रहा है। तो अब यहाँ से ये बेसिकली कन्वर्ट कहाँ से होता है तो वो हम दिखा देते हैं। सिंस dz बाई dy, अब dz बाई dy का असली मीनिंग क्या होता है, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा z बाई डेल्टा y। अब इसमें हम लोग इक्वल्स इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा y टेंडिंग टू 0 डेल्टा z बाई डेल्टा x अपॉन डेल्टा y बाई डेल्टा x, और यहां पर हम लोग डेल्टा x का लिमिट भी टेंडिंग टू 0 बोल रहे हैं। डेल्टा x को भी हम एक बहुत छोटा टर्म माने, तो यहाँ पर डेल्टा x का लिमिट अगर टेंडिंग टू 0, अब लिमिट को ऊपर नीचे अगर शिफ्ट कर दें तो यहाँ से आएगा लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा z बाई डेल्टा x अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। तो यहाँ से आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू dz बाई dx अपॉन dy बाई dx, और यहाँ पर हम लोग डेल्टा x को कैंसिल करके इसको हम लोग इसके इक्वल बोल सकते हैं। तो अब यहाँ से अगर dz बाई dx निकालना है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर वो देखा जाए तो यहाँ से dz बाई dx क्या होगा, हेयर dz बाई dx इक्वल्स, यहाँ से अगर देखा जाए तो 12x स्क्वायर, 12 तो कांस्टेंट, प्लस प्लस वाला तो अलग अलग हो गया, 12 कांस्टेंट x स्क्वायर का 2x तो 24x हो गया इसका। तो dz बाई dx इक्वल्स 24x प्लस 20, और किस पर वैल्यू बोल रहा है, एट x इक्वल्स टू 2, तो एट x इक्वल्स टू 2 dz बाई dx का वैल्यू अपने पास मिल जाएगा, dz बाई dx इक्वल्स 24 इंटू 2 48 प्लस 20 68। ठीक है, अब दूसरे वाले में आते हैं, dy बाई dx ऑल्सो dy बाई dx एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू, dy बाई dx सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये क्या होगा 4x क्यूब, x की पावर 4 का 4x क्यूब प्लस 2x क्यूब का 6x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर का 6x 4 का 0। यहां पर अब हम लोग अगर इसमें x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो ये एट x इक्वल्स टू 2, तो ये आएगा अपने पास 2 क्यूब तो 8 4 32 प्लस 2 स्क्वायर 4 6 इंटू 4 24 प्लस 6 इंटू 2 12। तो यहां से हो गया, ये भी अपने पास आ गया 2 4 2 6 2 8 3 2 5 1 6 68। तो dy बाई dx भी 68 आ गया, dz बाई dx भी 68 आ गया। तो अपने पास अगर dz बाई dy का वैल्यू बोल रहा है तो 68 अपॉन 68 यानी कि ये क्या हो गया 1, तो यही अपना आंसर भी था 1। ठीक है, तो इसमें हम लोग बस यही सीखने की कोशिश कर रहे थे कि अगर dz बाई dy निकालना है तो उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं अगर z और y अलग कुछ x का फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में अब क्या दिया हुआ है अपने पास, फाइंड ऑल लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ y
एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स का करस्पॉन्डिंग वैल्यूज और उसके करस्पॉन्डिंग वाई का वैल्यूज मैक्सिमम और मिनिमम ये फंक्शन में निकालना है। अब मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो जहां भी मैक्सिमम या मिनिमम होगा वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो होगा, और दूसरा जहां मैक्सिमम होगा वहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वो लेस देन जीरो होगा, और जहां मिनिमम होगा वहां डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो होगा। ये कॉन्सेप्ट सब कहां से आया, डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो होगा, ये तो समझ में आ रहा है अपने को, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स जहां पर भी मैक्सिमम जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से अगर इनिशियली देखा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, फिर यहाँ पर जीरो हो गया, और फिर यहाँ पर क्या हो गया है, डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, बेसिकली tan ऑफ एंगल, तो पहले एंगल एक्यूट था एक्स एक्सिस के साथ, फिर एंगल जीरो, और फिर एंगल क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। तो जहां पर एंगल जीरो है तो डी वाई बाई डी एक्स जीरो, और चूंकि पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव हुआ है तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, यानी कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। इसके बारे में डिटेल में जाना है तो थ्योरी वाला वीडियो देख सकते हैं। और अगर इसमें मैक्सिमम का बात किया जाए तो डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे लेस देन जीरो हुआ, वैसे ही मिनिमम में पहले नेगेटिव था, फिर जीरो, फिर पॉजिटिव, तो इसमें डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, चूंकि इंक्रीज कर रहा है नेगेटिव से जीरो से पॉजिटिव, तो वो ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो इसमें अपने पास चेक करना है कि सबसे पहले चेक करना होता है कि आखिर मैक्सिमम है तो कितना है, मिनिमम है तो कितना है, ठीक है। मतलब डी वाई बाई डी एक्स कहाँ कहाँ जीरो है, वहां वहां या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, या फिर एक और पॉइंट हो सकता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो उसके बारे में, ये सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए डिफरेंशिएशन का वीडियो थ्योरी वाला देख सकते हो। और इसमें अगर y इक्वल्स टू ln x माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है तो इसमें कितना मैक्सिमम है या मिनिमम है उसको पहले फाइंड करना है, और उस मैक्सिमम और मिनिमम पर x का क्या वैल्यू है और y का क्या वैल्यू है वो अपने को फाइंड करना है। इसको पॉज करके हम लोग सोचते हैं। ओके, सोच लिए, चलो वेरी गुड। अब इसमें क्या आ रहा है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम ऐसा करके कुछ दिख रहा होगा, दो वैल्यूज आ रहा होगा, नहीं, देखो समझाते हैं, यहीं पे गलती हो सकता है। जैसे अगर बात किया जाए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर यहां से किया जाए तो एल एन एक्स का क्या हो जाएगा, वन बाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो विच इंप्लाइज वन बाई एक्स इक्वल्स टू टू एक्स, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वन बाई टू। अब एक्स स्क्वायर जैसे ही वन बाई टू आया तो एक्स का दो पॉसिबल वैल्यूज है, कौन कौन सा, एक्स का एक वैल्यू हो सकता है माइनस वन बाई रूट टू, और एक वैल्यू हो सकता है वन बाई रूट टू, प्लस माइनस वन बाई रूट टू। एक्स का दो पॉसिबल वैल्यूज, प्लस वन बाई रूट टू या माइनस वन बाई रूट टू। अब किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा उसको निकालने के लिए डबल डिफरेंशिएशन चेक करना पड़ेगा। बट अगर ध्यान से देखोगे तो x इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट टू पर log x जो है वो डिफाइंड ही नहीं होता। इसके लिए log अपने को क्लियर होना चाहिए कि log x जो है वो कहाँ कहाँ डिफाइंड होता है, x किस किस वैल्यू पर डिफाइंड होता है। तो log x जो है ये x जो है x इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट टू पर नॉट डिफाइंड है। तो अगर ये डिफाइंड ही नहीं है log x x इक्वल्स टू माइनस वन बाई रूट टू पर, तो अपने पास इसके लिए हमको x का वैल्यू चेक करना ही नहीं है। तो अपने पास यहां से ये वाला जो x का वैल्यू है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, नेग्लेक्टेड। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, x इक्वल्स टू सिंपली वन बाई रूट टू आ गया, आइदर फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। अब इस पर क्या है वो अपन चेक कर सकते हैं। तो इस पर क्या है वो चेक करने के लिए हम लोग डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक करेंगे। ऑल्सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स तो ये आया था, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर तो वन बाई एक्स यानी कि एक्स रेस टू माइनस वन का यहाँ से हो जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, एक्स रेस टू माइनस वन का हम लोग इजिली देख सकते हैं, माइनस वन एक्स रेस टू माइनस वन, तो माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस टू एक्स का टू। तो यहां से जब हम लोग x का वैल्यू वन बाई रूट टू रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस फोर, विच इंप्लाइज
d2y/dx² is less than 0, which implies x equals to 1/√2 is point of मैक्सिमा। ये मैक्सिमा का पॉइंट है, इतना अपने को समझ में आ गया। अब उस मैक्सिमा का पॉइंट पर y का वैल्यू क्या है वो अपने को निकालना है। तो y मैक्स जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y मैक्स इक्वल्स टू x का वैल्यू हम लोग 1/√2 पुट कर देते हैं, तो ln 1/√2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -ln√2 माइनस ये हो जाएगा अपने पास 1/2, या फिर इसको हम लोग ऐसा, ये सब लॉग का प्रॉपर्टी यूज करें, log 1/x होता है माइनस ऑफ log x, या log 1/a माइनस ऑफ log a, और फिर log रूट x, तो रूट a, तो यहां से 2 की पावर 1/2 है, तो 1/2 को भी हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, -1/2 कॉमन ले लिए, तो इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा अपने पास ln 2 माइनस +1, ठीक है। -1/2 को अगर कॉमन ले लेंगे तो यहां पर अगर इसको देखा जाए तो ये आ जाएगा बेसिकली -1/2, 2 की पावर 1/2 का 1/2 बाहर आ गया, तो -1/2 ln 2 -1/2, तब -1/2 अगर कॉमन ले लिए तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो y का मैक्सिमम वैल्यू अपने पास ये होगा, अगर ln 2 का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग यहाँ पर पुट कर लेते, चूंकि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, और इसके करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या है, 1/√2, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास कि एक फंक्शन है ऐसा y इक्वल्स टू 8x³ -36² प्लस 54x -27। इस फंक्शन में जो x इक्वल्स टू 1.5 है, ये पॉइंट मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है या इनमें से कोई नहीं। तो अब अगर मैक्सिमा मिनिमा इन्फ्लेक्शन ये सब चेक करना होता है तो सबसे पहले तो हम लोग dy/dx चेक करेंगे। अगर dy/dx 0 है तो मैक्सिमा मिनिमा ये सब हो सकता है। अब उसमें फिर अगर dy/dx 0 है तो फिर हमको मैक्सिमा है या मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है वो चेक करने के लिए अगर d2y/dx² वो पॉइंट अगर 0 है, तो d2y/dx² अगर 0 है तो हम लोग को आगे चेक करना पड़ेगा, अगर वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा होगा। इसको nth डेरिवेटिव रूल बोलते हैं। अगर 0 हो गया तो फिर आगे d3y/dx³। अब d3y/dx³ अगर चेक करेंगे तो इसमें अपने पास अगर ये वाला 0 हो जाता है तो फिर अपने पास ये, अगर d3y/dx³ 0 हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे चेक करेंगे d4 वाला, और अगर ये नॉन जीरो रह जाता है तब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। फिर 0 हो गया तो फिर आगे d4y/dx4, अब ये फिर से ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा, फिर अगर इक्वल टू 0 तो फिर d5 पे चल जाएंगे, ऑड इवन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। इवन वाले पर ग्रेटर 0 तो मिनिमा, लेस देन 0 तो मैक्सिमा, और इक्वल टू 0 तो आगे बढ़ेंगे, और इवन वाला अगर इक्वल टू 0 तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इक्वल नॉट 0 तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पर कर्व अपना कर्वेचर चेंज करता है, मतलब कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो जाएगा। जैसे अगर ऊपर से देख रहे हैं तो ऐसा पहले कॉन्केव था फिर ऐसा कॉन्वेक्स हो जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इसको अब सोचते हैं कि x इक्वल्स टू 1.5 इसमें कौन सा पॉइंट है, इसको पॉज करके इसको ट्राई करते हैं। ओके, तो अब अगर इसमें देखा जाए तो dy/dx इसमें कितना है, तो यहां से dy/dx जो है x इक्वल्स टू 1.5 पर dy/dx जो है वो क्या है, तो 8x³, तो इसका x³ का कितना हो जाएगा, x³ 3x², तो ये हो जाएगा 24x² माइनस 36x² का 72x प्लस 54x का 54 माइनस 27 का 0। अब इसमें एट x इक्वल्स टू 3/2, एट x इक्वल्स टू 3/2 dy/dx जो हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स वो हो जाएगा इक्वल 24 इंटू 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9/4 माइनस 72 इंटू 3/2 प्लस 54। तो विच इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स यहां से हो जाएगा 6 इंटू 9 तो 54 माइनस 36 इंटू 3 108 प्लस 54। तो ये कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ से जीरो दिख रहा है। अब डी वाई बाई डी एक्स जीरो आ गया तो यहाँ से ऑल्सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा, अब डी वाई बाई डी एक्स को डिफरेंशिएट करना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स यहां से अगर देखा जाए तो 24x स्क्वायर यही डी वाई बाई डी एक्स था, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 24x स्क्वायर का 48x माइनस 72। अब 48x माइनस 72 एट x इक्वल्स टू 3/2 यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा अपने को, वो मिल जाएगा इक्वल्स 48 इंटू 3/2 यानी कि 72 माइनस 72। तो 72 माइनस 72 तो ये क्या हो गया फिर से डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, वो भी क्या हो गया जीरो हो गया। तो अब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जैसे ही जीरो हुआ तो अब अपने को फिर से आगे बढ़ना पड़ेगा कि अब पता नहीं चला कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो फिर से अगर आगे बढ़ेंगे तो डी थ्री चेक करना पड़ेगा। ऑल्सो डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब, अब डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब तो फिर से इसको एक बार फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो पिछले वाले फंक्शन को फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते जाएंगे। तो इसका हो जाएगा 48 और ये 48 नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं, यहीं पे हमको पता चल गया विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1.5 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का थोड़ा सा अगर फील दिलाया जाए तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कुछ भी ऐसा पॉइंट हो सकता है जहां पर कर्वेचर, अभी यहां पर देखते हैं यहां पर कर्वेचर ऊपर से देखने पर कैसा कॉन्केव है, ये ऐसा चेंज होकर के कॉन्वेक्स हो जाए। तो यहीं पर अब जैसे कॉन्केव से कॉन्वेक्स हो गया तो यहां पर अपने पास क्या दिख रहा है कि यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये इसका केस नहीं है, इस केस में जहां पर कर्वेचर चेंज कर रहा है वहां पर इस केस में क्या है डी वाई बाई डी एक्स जीरो है। तो ये केस जो है ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है ना कुछ वैसा दिखेगा। तो ये पॉइंट है इसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इसमें ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पर कर्व का कर्वेचर चेंज हो रहा है कॉन्केव से कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स से कॉन्केव। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या दिया हुआ है अपने पास कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बताना है फॉर इक्वेशन y इक्वल्स टू ऐसा कुछ इक्वेशन दिया, इसके लिए y का अपने को मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू तो निकालना हम लोग सीख ही लिया, तो इसको कोशिश करते हैं पॉज करके। ओके, तो अब इसमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा पर डी वाई बाई डी एक्स तो सबसे पहले जीरो होता है, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल के देखते हैं कि वो क्या है और उसको जीरो करके देखते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, मतलब कि x के किस किस वैल्यू पर y जो है मतलब डी वाई बाई डी एक्स जो है वो जीरो है, यानी कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो यहां से अगर चेक किया जाए तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 2x क्यूब, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 विच इज इक्वल टू 6 अगर कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये अपने पास डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब डी वाई बाई डी एक्स अगर इतना आ चुका है तो यहां से इसको अगर जीरो किया जाए तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमा अपने पास क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स जीरो
यानी कि 6 तो इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2 और 3। 2 और 3 जब इसको क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2 या x इक्वल्स टू 3 इस पर अपना मैक्सिमा या मिनिमा होगा। दोनों पॉइंट पर या तो मैक्सिमा होगा एक पर, या मिनिमा होगा, या दूसरे पर भी वैसा ही। ठीक है, अब किस पर मैक्सिमा किस पर मिनिमा, तो उसके लिए अपने को डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा। अगर डबल डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 तो मिनिमा, अगर लेस देन 0 तो मैक्सिमा। तो अगर डबल डिफरेंशिएशन चेक किया जाए तो ऑल्सो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा यहां से 12x माइनस 30। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब x इक्वल्स टू 2 पर ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा -6 एट x इक्वल्स टू 2, और x इक्वल्स टू 3 पर ये हो जाएगा कितना, 6 एट x इक्वल्स टू 3। तो यानी कि 2 पॉइंट जो है वो किसका पॉइंट दिख रहा है, 2 पॉइंट अपने के पास दिख रहा है, नेगेटिव है, तो ये मैक्सिमा का पॉइंट दिख रहा है, तो ये हो गया मैक्सिमा। और 3 पर क्या दिख रहा है, 3 पर पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये पॉइंट किसका हो गया, मिनिमा का। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा था, यहां पर बोल रहा था अपने को मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो x इक्वल्स टू 2 पर हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे और वही अपना मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 अगर रखा जाएगा तो क्या वैल्यू आएगा, y एट x इक्वल्स टू 2 इज इक्वल टू, तो यहां से 2 इंटू 2 क्यूब यानी कि 16 माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर यानी कि 60 प्लस 36 इंटू 2 72 माइनस 27। तो यहाँ से आ जाएगा 72 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 88 माइनस 87, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो y का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, 1 है। तो ये हो गया अपना आंसर, गलत। ठीक है, क्यों, क्योंकि फंक्शन में यहाँ पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का बात नहीं किया। एक होता है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा, ये दोनों अलग अलग कहानी। समझाते हैं, जैसे यहाँ पर तो 2 पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा आया है, यहाँ पर एक को भी हम चेक कर लेते कि x इक्वल्स टू 2 मैक्सिमा है, तो हम अपने आप बोल देते कि x इक्वल्स टू 3 मिनिमा होगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव मैक्सिमा के बाद कंजिक्यूटिव फिर से मैक्सिमा नहीं आ सकता। वैसा हम ड्रॉ ही नहीं कर सकते कि एक मैक्सिमा बनाए फिर से एक मैक्सिमा बना ले, वैसा ड्रॉ करने की कोशिश करो पेन लेकर के कि मैक्सिमा फिर बिना मिनिमा मैक्सिमा आ जाए, वैसा हो ही नहीं सकता। या फिर मिनिमा फिर बिना मैक्सिमा मिनिमा आ जाए, वैसा नहीं हो सकता। कंजिक्यूटिव जब भी रहेगा तो एक मिनिमा एक मैक्सिमा, फिर एक मैक्सिमा एक मिनिमा, ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो अब x इक्वल्स टू 2 पर y का वैल्यू जो 1 आ रहा है ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं, ग्लोबल मैक्सिमम नहीं हो सकता, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता, बट उसको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए अपने को हमेशा 2 पॉइंट और चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सा, एक x इक्वल्स टू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एक x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये 2 पॉइंट अपने को फिर से चेक करना पड़ेगा। अगर इसका ग्राफ देखा जाए तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। अगर इसका ग्राफ का बात किया जाए तो x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमा है, x इक्वल्स टू 3 पर मिनिमा है। और अगर इसका रूट्स देखा जाए तो इसका रूट्स जो होगा यहाँ पर ये इक्वेशन का, तो इसका रूट्स अपने पास एक तो हिट एंड ट्रायल से हम लोग के पास 3 आ जाएगा, और फिर जब x माइनस 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रूट्स और निकल के आएगा, एक 3 ही आएगा और एक अपने पास आ जाएगा 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो इसके पास 3 रूट्स है, 2 इक्वल है जिसमें 3 और 3, और एक है अपने पास 1.5। तो अब यहाँ पर वैसे भी x इक्वल्स टू 3 अगर मिनिमा वाला पॉइंट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। तो यानी कि ये जो ग्राफ दिखेगा अपने को, ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर अपने पास x इक्वल्स टू 2 पर अपने पास मैक्सिमा होगा, x इक्वल्स टू 0 पर तो -27 है, तो यहाँ से जाएगा x इक्वल्स टू 2 पर मैक्सिमा होगा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है अपना 1.5, x इक्वल्स टू 1.5, x इक्वल्स टू 2 पर अपने पास मैक्सिमा जाएगा, x इक्वल्स टू 3 पर मिनिमा जाएगा, और साथ ही साथ ये पॉइंट 0 वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर अपने पास 2 रूट्स है। ठीक है, और यहाँ पर एक सिंगल रूट है, ये है x इक्वल्स टू 3 और ये है x इक्वल्स टू 2, और ये है अपने पास y वर्सेस x कर्व। अब अगर देखा जाए तो इधर ग्राफ बढ़ बढ़ के x जब इन्फिनिटी होगा तो y कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और वैसे भी अगर देखना हो तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए
ये सब टर्म्स तो नेग्लिजिबल हो जाएगा कंपेयर टू दिस वन। और यहाँ पर कोफिशिएंट जो कि पॉजिटिव है, तो जब x इन्फिनिटी होगा तो इन्फिनिटी का क्यूब तो वो तो पॉजिटिव रह जाएगा। तो पॉजिटिव y का वैल्यू पॉजिटिव में इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर। और यहाँ पर जब नेगेटिव में इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव में इन्फिनिटी का क्यूब नेगेटिव में इन्फिनिटी देगा, और वो y क्या आ जाएगा, y का वैल्यू नेगेटिव में एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, और नहीं वैसे नहीं समझ में आता है तो 10 रेज टू कुछ 10 20 ऐसा रख के हम लोग चेक कर सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, तो अब अपने पास अगर यहाँ पर इन्फिनिटी रख रहे हैं x का वैल्यू, तो y यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो y अगर इन्फिनिटी आ रहा है यानी कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू है, एक्चुअली में जो ग्लोबल मैक्सिमम है वो क्या है, इन्फिनिटी है। और ग्लोबल मैक्सिमम ऐसे भी क्या होता है, जैसे कोई भी ग्राफ है अपने पास, ये तो अपना डिजायर्ड ग्राफ है। ठीक है, जैसे कोई भी ग्राफ है, ऐसा कोई ग्राफ है मान लेते हैं, यहीं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसा ग्राफ डिफाइंड है। ठीक है, डिफाइंड ही ग्राफ यहाँ से यहाँ तक है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर कितना पॉइंट्स है मैक्सिमा का, 1 2 3, और एक ये एंड पॉइंट को भी अपने को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पर ये एंड पॉइंट ना मैक्सिमा ना मिनिमा है, इसको अभी नहीं बता सकते। ठीक है, यहाँ पर एक मिनिमा, एक मिनिमा, एक मिनिमा, और ये एक एंड पॉइंट को भी चेक करना पड़ेगा, उसको भी हम नहीं बता सकते कि मैक्सिमा है या मिनिमा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 सबको चेक करना पड़ेगा, और इसमें ग्लोबल मैक्सिमा कौन सा होगा, जिस पर y का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा ग्लोबल मैक्सिमा। हालांकि लोकल मैक्सिमा यहाँ पर 1 2 3 है, और ग्लोबल मिनिमा कहाँ होगा, जहां y का मिनिमम वैल्यू होगा। तो y का मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ है। हालांकि लोकल मिनिमा यहाँ पर, यहाँ यहाँ और यहाँ भी है। ठीक है, तो ग्लोबल और लोकल का कॉन्सेप्ट अपने को समझ के रखना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर अपने को अगर सिंपल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई दिया है, यानी कि पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो लोकल मैक्सिमा का बात नहीं कर रहा है, वो ग्लोबली वाई का जितना भी फंक्शन है, जहां से जहां तक इसका रेंज है, उसमें अपने पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। और वो मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा। तो हेयर वाई विल बी मैक्सिमम when x tends to infinity, and for that y will also tend to infinity। ठीक, तो यहां से अपने पास y का मैक्सिमम वैल्यू जो बोल रहा था वो क्या हो जाएगा, वो इनफाइनाइट, यानी कि वो अपने पास, वो हम लोग बता नहीं सकते कितना बड़ा एक नंबर है, बहुत बड़ा एक नंबर है वो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो यही अपने पास समझाना था कि जब भी हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम चेक करते हैं तो हम लोग लोकल मैक्सिमा और उसके साथ एंड पॉइंट्स को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है जैसे यहाँ पर एंड पॉइंट पे मिनिमा दिख रहा था, तो हो सकता है कि एंड पॉइंट पर भी मैक्सिमा या मिनिमा हो जाए। ठीक है, तो एंड पॉइंट्स को भी चेक कर लेना जरूरी है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने पास कि परपेंडिकुलर और बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, उसका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो 3 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर है 3 मीटर, दिख नहीं रहा लेकिन है, और बेस है 4 मीटर। ये बड़ा लग रहा है परपेंडिकुलर बेस से। ठीक है, बट जो दिखता होता नहीं, ये 3 है ये 4 है। ठीक है, एंड चेंजेस एट अ रेट, परपेंडिकुलर चेंज कर रहा है कितना रेट से, 2 मीटर पर सेकंड से, और बेस चेंज कर रहा है कितना रेट से, 1 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइपोटेनस ऑफ ट्रायंगल। हाइपोटेनस का रेट ऑफ चेंज अपने को निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस ऐसा ऐसा चेंज कर रहा है, और उसका वैल्यूज अपने पास जिस इंस्टेंट पे परपेंडिकुलर 3 है और बेस 4 है, उस इंस्टेंट पे अपने को रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइपोटेनस निकालना है। इसका आंसर भी दिया है ताकि बना करके इसको हम लोग एक बार चेक कर सके कि क्या एक्चुअली में आ रहा है। ठीक है, ये सब एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, मैक्सिमा मिनिमा हो गया या रेट मेजरिंग हो गया, ये सारा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो इसको पॉज करके हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, तो अब इसमें अगर देखा जाए तो हाइपोटेनस को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर
इक्वल्स होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर रेट ऑफ चेंज निकालना है, डीपी बाई डी टी दिया हुआ है, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है, यहाँ से दिया हुआ है डीपी बाई डी टी इक्वल्स कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड। तो सब मीटर पर सेकंड मीटर है, तो हम लोग इसमें यूनिट का कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। डीवी बाई डी टी दिया हुआ है अपने पास 1 मीटर पर सेकंड। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है डी एच बाई डी टी। टू फाइंड डी एच बाई डी टी। अब डी एच बाई डी टी निकालना है तो सबसे पहले तो एच देख लेते हैं। तो इसके लिए यहां से एच जो हो गया, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर डी एच बाई डी टी निकालना है तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज डी एच बाई डी टी इक्वल्स डी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2 बाई। अब इसको डायरेक्ट तो टी के रेस्पेक्ट में कर नहीं सकते, चेन रूल। यहां पर इसको पहले पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रेस्पेक्ट में, फिर इंटू डी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अलग अलग कर सकते हैं, तो इंटू डी पी स्क्वायर बाई डी टी प्लस डी बी स्क्वायर बाई डी टी, बट वो भी डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसमें फिर से चेन रूल, डी पी स्क्वायर बाई डी पी इंटू डी पी बाई डी टी प्लस डी बी स्क्वायर बाई डी बी इंटू डी बी बाई डी टी। ठीक है, तो अब यहां से अगर देखा जाए तो डी एच बाई डी टी जो आ जाएगा वो अपने पास आ जाएगा 1/2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू डी पी स्क्वायर बाई डी पी, तो ये हो जाएगा 2p डी पी बाई डी टी प्लस 2b डी वी बाई डी टी, या फिर ये आ जाएगा विच इज इक्वल्स पी डी पी बाई डी टी प्लस बी डी वी बाई डी टी अपॉन 2, तो यहां से कैंसल आउट हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हालांकि ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसमें हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते थे। जैसे एच स्क्वायर को अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते, इसका एक और मेथड हम लोग ये भी कर सकते थे कि एच स्क्वायर को डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते। तो अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते, जैसे पी स्क्वायर को यहाँ किए तो 2p डी पी बाई डी टी, तो एच स्क्वायर को करते हैं तो 2h डी एच बाई डी टी इक्वल्स 2p डी पी बाई डी टी प्लस 2b डी वी बाई डी टी। एक स्टेप में ये आ गया, और फिर विच इंप्लाइज डी एच बाई डी टी इक्वल्स 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा दोनों साइड, तो h यहाँ डिवाइड में जाएगा, और हाइपोटेनस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा पी डी पी बाई डी टी प्लस बी डी वी बाई डी टी अपॉन h, यानी कि अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहां पर हाइपोटेनस अपने पास है कितना, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू अपने पास 5 है। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर p का वैल्यू अपने पास कितना दिया हुआ, p का वैल्यू अपने पास 3, और हाइपोटेनस dp बाई dt का वैल्यू कितना है 2, तो 3 इंटू 2 6 प्लस b का वैल्यू अपने पास कितना है, b का वैल्यू है अपने पास 4, और dv बाई dt का 1, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है 5, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5। ठीक है, तो यहां से अपने पास जो रिक्वायर्ड आंसर है रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइपोटेनस, ये कितना आ जाएगा 2, और यूनिट तो अपने को पता ही है डी एच बाई डी टी, सब कुछ हम लोग मीटर और सेकंड में रखें, तो डी एच बाई डी टी का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड, जो कि अपने पास आंसर भी था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली अपने पास डिफरेंशिएशन के साथ हम लोग रेट ऑफ चेंज को कैसे निकाल सकते हैं वो इसमें हम लोग जानने का कोशिश किया। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, इसमें क्या बोल रहा है अपने पास, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस टेकिंग x एज द वेरिएबल। x को वेरिएबल लेते हुए ये 3 फंक्शन है 1 2 3, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इसको पॉज करके सोचते हैं। हाँ, थोड़ा हिंट दे देते हैं। 1 में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज होगा, 2 में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज होगा, और 3 में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज होगा। ये 3 जो है ये मेजर मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, इसको हम इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है,
तो अगर ये पता नहीं है तो एक बार थ्योरी कंसल्ट करके फिर इस पे हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इसको पॉज करके सोचो, ट्राई करो। ओके, तो अब अगर फर्स्ट वाले में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। बेसिकली ये इंटीग्रेशन क्या है फर्स्ट वाले में, इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब अपने को यहाँ दिख रहा है कि अगर हम tan x को कुछ y मान लें तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स जो है ये tan x का डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ से हम लोग अगर इसको y मान ले तो ये पूरा का पूरा सब्सटीट्यूट हो जाएगा। कैसे होगा वो समझाते हैं। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, लेट tan x इक्वल्स y, तो विच इम्प्लाइज अगर दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो यहाँ से क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स डी वाई बाई डी एक्स। तो विच इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, डी वाई इक्वल्स टू, सॉरी एक्स डी एक्स को रिप्लेस करना है, वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं डी वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिख गया कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डायरेक्टली हम, ये वाला टर्म डायरेक्टली अपना क्या हो चुका है, डी वाई हो चुका है। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली बन चुका है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई। तो यहाँ पर हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कुछ कांस्टेंट। जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये कांस्टेंट ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बाई टू यानी कि ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास tan x को हम y माने थे तो वाई स्क्वायर बाई टू यानी कि यहाँ से हो जाएगा tan स्क्वायर x बाई टू प्लस कुछ कांस्टेंट c। ठीक है, तो अब यहां से ये tan x का डिफरेंस, सॉरी tan x सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन अपने पास ये आ गया है। अब इसको कोई दूसरे मेथड से भी कर सकता है। कैसे कर सकता है, कोई ऐसा बोले कि सर हम ऐसे करते हैं मेथड 2, इसमें कोई ऐसा बोले कि सर हम इसको ऐसा करते हैं कि सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स जो उसको अलग कर देते हैं, सेक एक्स इंटू tan x। और अब अगर कोई सेक एक्स को y मान ले तो यहां से, या फिर y नहीं यहां पर z लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब अगर कोई सेक एक्स को z मान ले तो यहां से लेट सेक एक्स इक्वल्स टू z, तो यहां से क्या आ जाएगा, सेक एक्स tan x, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में इक्वल्स dz बाई dx। तो विच इंप्लाइज यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, यहां से आ जाएगा सेक एक्स tan x dx, सेक एक्स tan x dx इक्वल्स dz। ठीक है, तो जब ये आ गया सेक एक्स tan x dx इक्वल्स dz, तो ये जो कहानी है सेक एक्स tan x इंटू dx, ये पूरा का पूरा कहानी क्या हो जाएगा, ये कहानी अपने पास हो जाएगा dz। तो ये फिर से वही टर्म आ गया, उसी फॉर्म का आ गया। ये क्या आ गया, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन z dz विच इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर बाई टू प्लस कोई कांस्टेंट के बोल देते हैं। तो यहां से जेड स्क्वायर बाई टू यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के। अब कोई बोलेगा कि सर आंसर तो अलग अलग आया, tan स्क्वायर एक्स बाई टू आया, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू आया, तो अब क्या, तो इसीलिए तो सी और के लिखे हैं बेटा। यहाँ पर देखो ये दोनों सेम ही कहानी है। अब अगर कोई बोले कि सर ये अलग अलग है तो हम मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के। अब अगर सी और के में कुछ यूजफुल रिलेशन आ गया तो हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दोनों इक्वल हो सकता है, वो रिलेशन को सेटिस्फाई कर दे केवल सी और के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहां से अब सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स तो लिख सकते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, यानी कि ये 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स यानी कि 1 बाई टू प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के। तो विच इंप्लाइज यहां से आ गया अपने पास c इक्वल्स टू
k प्लस 1/2। तो यहाँ पर अपने पास ये भी क्वेश्चन में जैसे अगर ऑप्शन देगा तो ऑप्शन में ये भी दे सकता है, दो ऑप्शन tan स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस सी या फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस के, ऐसा करके दो ऑप्शन दे देगा, तो दोनों ही इसमें सही है। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि एक ही ऑप्शन सही है। तो यहाँ से अपने पास अगर c इक्वल्स टू के प्लस हाफ हो जाए, अगर k मान लेते हैं हाफ होगा तो c क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर c 2 है तो k कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। उसी हिसाब से c और k में रिलेशन है। तो ये जब भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स आता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैथ्स में पढ़ना है। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स क्या होता है, ये क्यों देता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, एक फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो यहां पर अपने को बस इतना ही समझना है कि दोनों आंसर सेम ही है, चाहे मेथड जो भी यूज करें आंसर अपना वही आने वाला। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग 2 वाले को देखते हैं। ओके, तो अब अगर 2 में देखना है तो 2 में क्या दिया हुआ है, e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, तो अब यहां पर e रेज टू एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन e रेज टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर दो फंक्शन है, ये u और ये v। ठीक है, अब u और v दो फंक्शन अगर, तो यहां पर तो अपने को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर डिफरेंशिएशन टाइप नहीं कर देने का कि u को कांस्टेंट रखता है v को इंटीग्रेट करता है, फिर v को कांस्टेंट रखता है u को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो अगर इसमें ऐसा होता है तो यहां पर हम लोग ऐसा फॉर्मूला लिख लेते हैं, u इंटू वी इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करते हैं, u v जहां पर x का फंक्शन है, तो यहां पर हो जाता है, ये हो जाता है u इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन वी डी एक्स, और फिर ये जो कहानी आया इसका फिर से इंटीग्रेशन किसके साथ, dx के साथ, ये पूरा कहानी का फिर से इंटीग्रेशन dx के साथ। ठीक है, dx x को वेरिएबल लेते हुए, तो ये अपने पास u इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये फॉर्मूला सर कहाँ से आया, कैसे आया, ये तो हम नहीं बताने वाले हैं बच्चों, तो इसको रट लेने का। ठीक है, अब इसमें u और v मानने का एक ट्रिक होता है, इसमें u और v मानने का ट्रिक होता है आइलेट। मतलब u और v मानने का बेसिक मतलब क्या है, बेसिक मतलब यह है कि v वैसा फंक्शन लेंगे जो इजीली इंटीग्रेबल हो। ठीक है, तो उसके लिए आइलेट रूल होता है, आइलेट रूल। इसमें क्या होता है, आई मतलब इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एल मतलब लोगारिथमिक फंक्शन, ए मतलब अल्जेब्राइक फंक्शंस। ठीक है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा करके। ठीक है, टी मतलब ट्रिगो, और ई मतलब एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब ई रेस टू एक्स, टू रेस टू एक्स, ऐसा करके। तो अब इसमें हम लोग u किसको मानेंगे और v किसको मानेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कि log है और एक्सपोनेंशियल है। ठीक है, तो जो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहले आता है, u या v, तो u पहले आता है। तो जो आइलेट में पहले है, जैसे अगर log और एक्सपोनेंशियल है तो log को हम लोग u मान लेंगे और एक्सपोनेंशियल को हम लोग v मानेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर क्या था, यहां पर एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को u और एक्सपोनेंशियल को v मानेंगे। तो यहां पर ये जो हम लिखे हैं ये थोड़ा उल्टा लिखे हैं, तो इसको हम v मानेंगे और इसको हम लोग u मानेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाए, u इंटू वी इंटू डी एक्स वाला ये फॉर्मूला, तो यहां पर क्या मिलेगा अपने को वो देखते हैं। यहां पर मिलेगा दिस इज इक्वल टू u यानी कि साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही रह जाता है। ई रेस टू एक्स बड़ा अच्छा फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन भी ई रेस टू एक्स और इसका इंटीग्रेशन भी ई रेस टू एक्स। तो साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यार कितना होता है, कॉस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो वो तो हम यहाँ पर निकाल ही चुके हैं, ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब फिर से यह फंक्शन फंसा दिया,
u इंटू वी में। चलो फिर से एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या मानेंगे, फिर से वही कहानी है, इसको हम लोग वैसा फंक्शन मानेंगे जो इजिली इंटीग्रेबल हो जाए, उसको हम लोग v मानेंगे। तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को हम लोग v मानेंगे आइलेट रूल से, और इसको हम लोग फिर से u मानेंगे। ठीक है, तो फिर से अगर इसको देखा जाए तो ये हो जाएगा इक्वल्स ई रेस टू एक्स साइन एक्स, तो अपने पास बाहर रह गया है इधर वाला, माइनस, अब इसमें अगर आ जाए तो u फिर से इंटीग्रेशन v dx, तो माइनस में u यानी कि cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, तो cos x इंटू ई रेस टू एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा सेकेंड वाला टर्म, तो यहां से आ जाएगा विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स साइन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब फिर से इसमें u इंटू वी ऐसा लगाते रहेंगे तो इनफाइनाइट टाइम्स लगते रहेगा, क्यों समझाते हैं, ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स इसी से तो हम शुरू किए थे, तो फिर से लगाएंगे, फिर इसी लूप में फंस जाएंगे, और इसी लूप में हम फंसते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक लूप बन गया, और ये वही है जो हम लोग शुरू में देखे थे। तो अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड ये है कि इसको हम लोग कुछ एक्स वाई जेड जो भी आई मान लेते हैं, इंटीग्रेशन है ये, तो इसको आई मान लेते हैं, तो इसको आई मान लिया, तो यहाँ पर ये भी पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया आई हो गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं हेयर आई इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई। अब अपने को निकालना क्या था, आई ही तो निकालना था, तो आई को इधर लेके चलाते हैं, तो यहां से हो जाएगा टू आई इक्वल्स ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, विच इम्प्लाइज आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन एक्स डी एक्स। आई को तो हम यही माने थे, विच इज इक्वल टू, यहां से क्या दिख रहा है अपने पास ई रेस टू एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इससे हम लोग दो चीज सीखे, एक कि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स को यूज कैसे करते हैं, उसका मेथड क्या होता है, और दूसरा अगर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स फंसे तो उसमें एक कहानी तो ये हो सकता है, दूसरा कभी कभी अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भी, तो कभी कभी हम लोग यू और वी को इंटरचेंज करके भी देखते हैं। कुछ कुछ एक्सेप्शंस होता है जिसमें यू और वी को इंटरचेंज करके भी, जैसे यू को जो जिसको पहले वी माने थे उसको यू, और जिसको यू माने थे उसको वी मान के भी देखेंगे, तो कभी कभी वो फंक्शन अपने पास निकल जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड वाले में अपने पास इसको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं। उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो फ्रैक्शन में नीचे में दो डिनोमिनेटर अलग अलग दिख रहा है, उसको दो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे कि 11x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, इसको हम कोशिश करेंगे कि ये दो अलग अलग फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए, जिसमें एक में नीचे में डिनोमिनेटर में ये रहे, एक में ये रहे, और ऊपर में कांस्टेंट आ जाए। ठीक है, तो a बाई 3x प्लस 4, वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज है नहीं अपने फिजिक्स में, बट कभी अगर आ गया उसके लिए बता दिया जा रहा है, प्लस b बाई एक्स प्लस 2। अब यहां पर a और b का अगर वैल्यू निकल जाए तो अपना काम हो जाएगा, ये फ्रैक्शन को हम इसमें तोड़ पाएंगे। तो यहां से इसको अगर देखा जाए तो फिर से इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, यहां पर डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2, ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए अब हम न्यूमरेटर को इक्वलाइज कर देंगे, तो ए और बी का वैल्यू आ जाएगा, और यहां से क्या आएगा ए एक्स प्लस 2a, और यहां से आएगा 3bx प्लस 4b, तो यहां से आ जाएगा a प्लस 3b इंटू एक्स प्लस
2a प्लस 4b, 2a प्लस 4b। x का कोफिशिएंट अपने पास a प्लस 3b और कांस्टेंट अपने पास हो गया है 2a प्लस 4b। अब यहां पर x का कोफिशिएंट कितना था? यहां पर x का कोफिशिएंट 11 था, तो यहां से मिल गया अपने पास a प्लस 3b इक्वल्स 11 एंड 2a प्लस 4b यहां से मिल गया इक्वल्स 16, विच इंप्लाइज यहां से हम लोग ये भी लिख सकते हैं a प्लस 2b इक्वल्स 8। 2 दोनों साइड से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू 8 और a प्लस 3b इक्वल्स टू 11। अब ये दोनों को अगर सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a तो खत्म हो जाएगा, तो विच इंप्लाइज यहां से मिल जाएगा 3b माइनस 2b यानी कि b इक्वल्स 11 माइनस 8 यानी कि 3। और जैसे ही b को हम 3 किसी भी इक्वेशन में इसमें अगर पुट कर दिए तो 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। तो हेंस अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ 11x प्लस 16 डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4 इंटू x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा इक्वल्स, किसके इक्वल हो जाएगा? ये अपने पास इक्वल हो जाएगा a बाई 3x प्लस 4 यानी कि यहां से हो जाएगा 2 बाई 3x प्लस 4 प्लस b बाई x प्लस 2 यानी कि 3 बाई x प्लस 2 का इंटीग्रेशन विथ x एज वेरिएबल। तो अब ये प्लस प्लस में है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम, तो यहां से आ गया विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 बाई 3x प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 3 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। अब इसमें से एक को हम सॉल्व कर देते हैं, एक को अपने आप, जैसे एक को किए वैसे ही एक को दूसरे को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां से 2 को हम बाहर कर सकते हैं, तो यह आ जाएगा 1 बाई 3x प्लस 4, और 1 बाई 3x प्लस 4 में 3x प्लस 4 अपना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको हम लोग 3x प्लस 4 को हम लोग कुछ z रख लेते हैं। तो लेट 3x प्लस 4 इक्वल्स z एंड, चलो दूसरा भी साथ में ही कर देते हैं, एंड x प्लस 2 को हम y रख लेते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपने पास? यहां से अगर इसको इधर साइड को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 इक्वल्स dz बाई dx, तो dx इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा अपने पास? dx इक्वल्स टू मिल जाएगा अपने पास dz बाई 3, और इसमें से मिल जाएगा अपने पास dx इक्वल्स dy, 1 इक्वल्स टू dy बाई dx, तो dx इक्वल्स dy। अब dx इक्वल्स इसमें मिल गया dz बाई 3, तो यहां से रख सकते हैं हम विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2 बाई z इंटू डी जेड बाई 3, तो dz बाई 3 यानी कि यहां से हो गया 2 बाई 3z, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 3 बाई dx को हम क्या रखे हैं? dx को dy रख सकते हैं, और x प्लस 2 को हम क्या रखें? y रखें, तो यह आ गया 3 बाई y इंटू डी वाई, तो विच इज इक्वल्स 2 बाई 3 तो कांस्टेंट बाहर, dz बाई z का इंटीग्रेशन log z ln z बेसिकली log विथ बेस e, तो 2 बाई 3 इंटू ln z यानी कि 3x प्लस 4 प्लस 3 बाई वाई डी वाई, तो इसका फिर से ln y, तो 3 इंटू ln x प्लस 2, और इसमें एक हम लोग इसका एक कांस्टेंट इसका एक कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट को ऐड करके एक तीसरा कुछ कांस्टेंट प्लस c लिख देते हैं, तो यहां से ये इक्वल आ गया। इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ln 3x प्लस 4 की पावर 2 बाई 3 प्लस ln x प्लस 2 का क्यूब, ठीक है, और उसको फिर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं ln 3x प्लस 4 की पावर 2 बाई 3 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब प्लस कुछ कांस्टेंट c, ठीक है, तो अपना इंटीग्रेशन का वैल्यू यही आ जाएगा, ठीक, यही पार्शियल फ्रैक्शन है। हाँ, इसमें अपने को इतना सॉल्व करना पड़ा, बट कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जैसे सिंपली अगर ऐसा दिया हुआ है उसमें अपने को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। जैसे
अगर ऐसा दिया हुआ है 1/x+1 इंटू x+2, तो यहाँ तो सिंपली समझ में आ रहा है कि a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 1 रखेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस अगर कर देंगे तो यहाँ पर अगर रख दें हम 1/x+1 माइनस 1/x+2, तो यहाँ x कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 - 1 तो ये 1 ही आ जाएगा। अगर यहीं पर ये 3 रहता, मान लेते हैं ये 3 रहता, तो x को तो अपने को कैंसिल आउट करना है, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। ऊपर में क्योंकि एक कांस्टेंट ही है 3 है, तो x को तो अपने को हटाना है, तो x को हटाने के लिए तो ये कहानी तो खेलना ही पड़ेगा। अब ऊपर में कितना आ रहा है, इसमें ऊपर में इसमें 1 आ रहा है, तो इसको सिंपली हम क्या करेंगे, इंटू एक 3 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये दो फ्रैक्शन में टूट गया, एक 3/x+1 माइनस 3/x+2। ऐसे ही करके कुछ कुछ क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर अगर x+5 रहता, तो यहाँ पर अगर x+5 रहता तो यहाँ पर ऊपर में क्या आता, 4 आ जाता, तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करते, 3/4 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है। तो उसी हिसाब से कुछ कुछ में ऐसे डायरेक्टली भी दिख जाएगा, बट कुछ में अपने को इस मेथड से ए और बी का वैल्यूज निकालना भी पड़ सकता है, ठीक। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो अब इस क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन जो है ए, वो डिपेंड कर रहा है पोजीशन एक्स पर अकॉर्डिंग टू द रिलेशन ए इक्वल्स टू d2x/dt², ठीक है। अब ये अपने को जानने का जरूरत नहीं कि एक्सेलरेशन ए क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, पोजीशन वैसे जानते होंगे बहुत लोग, 9th में भी पढ़ना था, और इसको हम लोग अगर जो लोग काइनेमेटिक्स पढ़ चुके होंगे वो लोग जानते भी होंगे कि ये काइनेमेटिक्स में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, ये सब का बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो जानने का यहाँ पर वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि ए जो है कुछ ऐसा एक क्वांटिटी जैसा वाई होता था, और एक्स भी वैसा ही कुछ क्वांटिटी है, और टी भी वैसा ही कुछ क्वांटिटी है। जैसे हम लिख सकते हैं y इक्वल्स टू d2x/dt², या फिर हम लिख सकते हैं z इक्वल्स टू d2y/dx²। सेम कहानी यहाँ पर चल रहा है, वेयर टी इज टाइम, टी टाइम दिया हुआ है, बट अपने को टाइम तो वैसे पता ही है, बट अपने को ये सब चीज़ जानने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। हाँ, इससे बस यही सिखाया जा रहा है कि इसका यूज इंटीग्रेशन ऐसे ही फालतू का नहीं पढ़ना। वैसे बहुत लोग को इसका यूज समझ में आ चुका होगा, बट जिनको नहीं समझ में आया अभी तक, मतलब उतना खास यूज पड़ा नहीं है, तो उनको ये क्वेश्चन देने का यही मतलब है कि इसका यूज है, फिजिक्स में बहुत यूज है इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का। अगर अच्छे से नहीं सीखोगे तो बहुत दिक्कत होने वाला है, ठीक है। डरा नहीं रहे, सचेत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है ऑल्सो एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज गिवन एज ए इक्वल्स टू 60+4। एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। बोल रहा है व्हाट विल बी द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 1, t इक्वल्स टू 1 पर पोजीशन क्या होगा इफ एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन का वैल्यू यानी कि x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और dx/dt का वैल्यू 3 दिया हुआ है। अब dx/dt जो लोग पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि dx/dt को ही हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि dx/dt कुछ एक अलग क्वांटिटी कुछ है, जिनको नहीं पता उस वो मान लेते हैं कुछ है, उसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अपने को वैल्यू किसका निकालना है, x का t इक्वल्स टू 1। अब x का वैल्यू t इक्वल्स टू 1 कब निकल पाएगा, जब x का फंक्शन आ जाएगा t के फॉर्म में, उसमें हम t इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, अपना x का वैल्यू t इक्वल्स टू 1 पर आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग पॉज करके कोशिश करते हैं कि क्या आ रहा है। ओके, अब इसमें अगर देखा जाए तो एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है अपने पास d2x/dt², इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू d/dt इंटू dx/dt। तो यानी कि ये बेसिकली अगर dx/dt कुछ एक क्वांटिटी है तो d/dt इंटू उसका डिफरेंशिएशन अपने को एक्सेलरेशन दे रहा है। dx/dt अगर कोई क्वांटिटी है जो कि वेलोसिटी है, अपने को पता है, हमको पता है, तुमको हो सकता है ना पता हो, तो उसका डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन दे रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि dx/dt जो है ये क्या है, ये है इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो यहां से हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज dx/dt इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। a क्या है 60+4, तो 60+4 इंटू डी टी। अब एडिशन है तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, तो 60 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 6t² / 2 यानी कि 3t² प्लस 4t और
प्लस कुछ एक कांस्टेंट मान लेते हैं c आएगा। जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट c आएगा। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि dx बाई dt का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन लिमिट से कहां तक, तो dx बाई dt एट t इक्वल्स टू 0 अपने को 3 दिया हुआ है, तो 3 से लेकर के कुछ टाइम t तक, जहां पर dx बाई dt का वैल्यू हम dx बाई dt ही रख देंगे, ठीक है। और यहां पर इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो जाएगा, dx बाई dt 3 कब दिया हुआ, t इक्वल्स टू 0 पर, तो t इक्वल्स टू 0 से शुरू होकर के ये कहां तक जाएगा, t टाइम तक जाएगा, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर एट t इक्वल्स टू 0 अपने को dx बाई dt पता है, कितना पता है, 3, तो हम इसका वैल्यू रख करके t इक्वल्स टू 0 का यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, और यहाँ पर dx बाई dt का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा विच इम्प्लाइज 3 इक्वल्स टू, t का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 0, तो c का वैल्यू 3 आ गया, तो विच इम्प्लाइज अपने पास आ गया dx बाई dt इक्वल्स 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3, ठीक है। अब यहां से अगर x निकालना है तो फिर से x जो हो जाएगा, x हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 3 इंटू dt। अब इसमें अपने पास, इसको हम लिमिट से बता देते हैं, तो इसमें dx का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक रखे थे, तो t का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 1 तक, तो dx का इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक, t जब 0 है तो x का वैल्यू कितना है, 4 है, और t जब 1 है तो x का वैल्यू हम x मान लेते हैं, और वही x अपने को क्वेश्चन में निकाल के बताना है, जिसका आंसर यहाँ पर 10 दिया हुआ है। तो यहां से विच इम्प्लाइज, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे x, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे -4 इक्वल्स 3t स्क्वायर, तो यहां से ये हो जाएगा t स्क्वायर का t क्यूब बाई 3, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, तो t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 3t, और इंटीग्रेशन का जो लिमिट था वो कहां से कहां तक था, 0 से 1। इसमें कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ये तो पता ही होगा क्यों, क्योंकि जब हम लिमिट पुट करेंगे अगर कांस्टेंट लिख भी देते हैं कुछ के, तो वो के दोनों साइड 1 में भी एक बार आएगा, एक बार 0 में भी आएगा, दोनों सब्ट्रैक्ट होके कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया 1 पुट किए, तो 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 to 5 1 6 माइनस 0, तो यहां से आ गया विच इम्प्लाइज x माइनस 4 इक्वल्स टू 6, विच इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 10, जो कि अपने पास आंसर है पोजीशन का वैल्यू कब, एट t इक्वल्स टू 1, और वो क्या है अपने पास 10 है। तो ये बस इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, और इससे हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे यूज करना है वो हम लोग सीखे। डेफिनेट मतलब जिसका लिमिट दिया हुआ है, कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना। इनडेफिनेट मतलब जिसमें लिमिट अपने को नहीं पता था, जैसे अगर इंटीग्रेशन हम किए डायरेक्ट, तो यहाँ ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, और ये इंटीग्रेशन किए हम, ये कैसा इंटीग्रेशन हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया। हालांकि इसमें बाद में लिमिट पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकाल लिए थे, तो बाद में इसको हम डेफिनेट ही बना लिए थे, बट शुरू में ये इनडेफिनेट यानी कि कहां से कहां तक करना वो अपने को पता नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जितना क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, अगर इसको समझ के किए हो तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जहां भी एप्लीकेशन होगा वहां पर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इसमें कहीं थ्योरी में प्रॉब्लम आ रहा था तो हम लोग बुक को देख सकते हैं, मेरा भी बुक है उसको भी देख सकते हो, या फिर यूट्यूब का ही कोर्स है क्विक थ्योरी रिवीजन करके, उस पर भी जा करके थ्योरी को क्विकली रिकैप कर सकते हो। अब ये बुक, ये क्विक थ्योरी रिवीजन, या फिर अपना फुल डिटेल्ड कोर्स कहाँ पर है, या फिर और कौन कौन सा चीज़ है, ये सब जानने के लिए वेबसाइट physicsbuddy.in विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, तो इसको लाइक कर देना। अगर लगता है कि किसी सीनियर जूनियर को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, या किसी दोस्त को भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो, या फिर उसको ये वीडियो रिकमेंड कर सकते हो कि ये वीडियो देख सकते हो, या फिर मेरा चैनल रिकमेंड कर सकते हो। और अगर आगे के वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे, मतलब आगे जो भी कंटेंट अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आता रहे, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।